So today we'll be learning second part of the unit 1, that is system analysis. Who are system analysts? What is the role of system analyst? And what is SDLC? That is software development life cycle or system development life cycle. Okay. So अभी सिस्टम एनालिस्ट अगर मैं बात करूं, जब भी मैं एक सिस्टम डेवलप करना चाह रही हूँ या डेवलप करने का सोच रही हूँ, तो उस सिस्टम के रिलेटेड जो क्रिएटर है, जो मैनेजर है, दैट इज सिस्टम एनालिस्ट. जैसे एक सादे प्लेन प्लॉट के ऊपर अगर कोई बिल्डिंग खड़ी हो रही है, तो उस बिल्डिंग को पूरा स्ट्रक्चर वाइज, यूटिलिटी वाइज, यूजर के फ्रेंडलीनेस के हिसाब से सब सब चीजें जो एक आर्किटेक्चर मैनेज करता है, वैसा ही सिस्टम एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम. ओके. सो सिस्टम एनालिस्ट जैसे ऐसा आर्किटेक्चर, जैसे कोई भी बंदा ऐसा वैसा नहीं हो सकता आर्किटेक्चर. ही शुड हैव अ थरो नॉलेज of the space, the utility. He should be very clear with all the details. So वैसे ही system analyst भी जो बंदे हैं, they are like very professional persons. वो क्रूड फॉर्म में नहीं होते, रॉ फॉर्म में नहीं होते. They are having thorough knowledge of the system. Okay. So what analysts do? They study the environment and the problem of the organization so that they can provide up with a system that is a solution for their problems. Right. like जैसे एक आर्किटेक्ट के पास में आप अगर एक प्लेन प्लॉट लेके जाते हो, तो वो आपसे पूछता है, आपकी नीड जानता है. कुछ चीजें आपने बोली वो समझ में आती है उसको, कुछ चीजें जो आप चाह रहे हो बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, वो सारी चीजें इन लॉन्ग ड्यूरेशन आपका क्या उसका यूटिलिटी हो सकता है. ऑल द थिंग्स दैट आर्किटेक्ट टेक्स इनटू कंसिडरेशन बिफोर प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लॉट. जो बिल्डिंग बनेगी उसकी पूरी ब्लूप्रिंट बनाने से पहले वो पूरा समझ लेता है कि क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या जरूरी है, क्या उनके कंस्ट्रेंट्स है. जो घर में रहने वाले या जो भी लोग, जो भी बिल्डिंग वो बनने वाली है, उसका मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन कैसे होगा, लुक वाइज वो अच्छा कैसे दिखेगा, स्ट्रेंथ वाइज कैसे वो स्ट्रॉन्ग रहेगा. ये सारी चीजें जैसे आर्किटेक्ट एनालाइज करता है, वैसे ही सिस्टम एनालिस्ट क्या करते हैं, दे स्टडी द इन्वायरमेंट. और जो ऑर्गेनाइजेशन ये सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रही है, उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या वर्किंग पैटर्न है, सो दैट जो इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप होगी, दैट विल बी अ सोल्यूशन फॉर दोज प्रॉब्लम्स. ओके. सो नाउ व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ सिस्टम एनालिस्ट? फिर सिस्टम एनालिस्ट, दे आर यूज्ड और लाइक उनको हम ये बोल सकते हैं कि दे आर द पर्सन, की पर्सन्स जो एस्टिमेट करते हैं, जैसे कितने लोग लगेंगे, कितना समय लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, मटेरियल क्या क्या लगेगा, ये सारा एनालाइज करने के लिए. सेकंड, वो रिव्यू करते हैं आर्किटेक्ट से. आप जब प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग बनना है, तो आप क्या करते हो, आर्किटेक्ट से, आर्किटेक्ट आपसे चीजों का रिव्यू लेता है कि आपको जैसे चाहिए था वैसा हुआ क्या, ये बिल्डिंग का प्लान हम फाइनल करें क्या, या कुछ प्रपोज्ड प्लान्स वो लेके आता है 2-3, ताकि आपको एक आइडिया है कि आपका जो प्लेन प्लॉट है वो बिल्डिंग के फॉर्म में कैसा दिखेगा, क्या क्या फंक्शनैलिटीज, लोकेशन कैसा रहेगा, ऑल दोज थिंग्स. सो सेम सिस्टम एनालिस्ट रिव्यूज एंड गेट अप्रूव्ड द प्रपोज सोल्यूशन. फिर एक्चुअल में क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो वो फैक्ट कलेक्शन करना होता है कि वहां पे क्या रिक्वायर्ड है, एग्जैक्टली कैसा डायमेंशन चाहिए. जैसे आर्किटेक्ट आपसे पूछता है कि क्या क्या डायमेंशन चाहिए, रूम कैसे चाहिए, साइज के चाहिए, हॉल कितना बड़ा चाहिए, लिफ्ट या स्टेप्स कहाँ से किस तरीके से चाहिए. सो वैसे ही सिस्टम एनालिस्ट
सिस्टम डेवलप करने से पहले कुछ फैक्ट्स कलेक्ट करता है। तो फैक्ट कलेक्शन इज प्लान यूजिंग वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स। कौन सी टूल्स यूज करने हैं, क्या करना है, दैट टेक्स केयर ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, टेक्स केयर ऑफ दैट। फिर दैट सिस्टम एनालिस्ट डिफाइंस द रिक्वायरमेंट, क्या क्या हमको स्टडी करना है और क्या क्या करंट सिस्टम ऑपरेशन के क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारा वर्कआउट करता है और क्या एक्चुअल नेसेसिटी है यूजर का, वो डिफाइन करता है। देन ही डेवलप्स एंड डिजाइन द फाइल स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड रिपोर्ट्स। जैसे आर्किटेक्ट एक ब्लूप्रिंट बनाता है, फिर 3D व्यू बनाता है, फिर डायमेंशन वाइज कैसे रहेगा वो बनाता है। सो वैसे ही सिस्टम एनालिस्ट भी आपके सिस्टम में कौन कौन से फाइल्स रहेंगे, अगर रहे तो फॉर्म कैसे रहेंगे, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होगी, क्या होगा, ऑल दोज ही टेक्स केयर ऑफ। देन सिस्टम एनालिस्ट गाइड्स प्रोग्रामर्स एंड ऑल द प्रोसीजर राइटर्स, जो भी कोडिंग करने वाले हैं, डिजाइनिंग करने वाले हैं, उन सबको वो गाइड करता है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड हाउ योर वर्क ऑफ एक्शन शुड बी, या प्लान क्या होना चाहिए, किस फ्लो में वो पर्टिकुलर चीजें क्रिएट होना चाहिए, वो सारा गाइड करने का काम सिस्टम एनालिस्ट का होता है। जैसे आर्किटेक्ट सुपरवाइजर्स को बताएगा कि ये वाले वॉल का साइज इतना होना चाहिए, विंडो यहाँ पे होनी चाहिए, इतने डायमेंशंस की होनी चाहिए। आप जब वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, या जो नीचे का कुछ लेवल्स हैं, वो लेवल्स कितने साइज की, कितने हाइट की होनी चाहिए, स्लैब कौन से साइज पे गिरेगा, ऑल ऑल द डिटेल्स। जैसे एक आर्किटेक्ट गाइड करता है उसके जो एक्चुअल कंस्ट्रक्ट करने वाले लोग हैं या सुपरवाइजर्स हैं उन लोगों को, वैसे ही सिस्टम एनालिस्ट एक आईटी फर्म में, एक आईटी कंपनी में, एक आईटी ऑर्गेनाइजेशन में उसके प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स को गाइड करता है। देन ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड एनफोर्स प्रोसीजर स्टैंडर्ड्स। ऐसे वैसे कुछ भी चलेगा नहीं, प्रॉपरली जैसा रिक्वायर्ड है, क्वालिटी वाइज रोबस्ट कोडिंग या रोबस्ट प्रोसीजर्स वर्कआउट हो रही है कि नहीं, ही विल टेक केयर। Then he will plan testing and training and development of system personnel. अभी जो यूज करने वाले हैं वो सिस्टम को, तो दे शुड टेक केयर ऑफ कि लाइक कहीं कोई बग्स तो नहीं रह गए हैं, वो सिस्टम को यूज कैसे करना है, उस पर्टिकुलर सिस्टम को डेवलप करने के लिए या उसमें रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए या डेटा एंट्री करने के लिए या कोई इंटरैक्टिव फॉर्म में कुछ डिटेल्स डालने के लिए, क्या वो बंदा उतना ट्रेंड है तो वेरी गुड, अगर नहीं है, नई सिस्टम क्रिएट हो रही है तो ही शुड बी ट्रेन्ड फर्स्ट। तो सिस्टम एनालिस्ट टेक केयर करता है कि वो प्रॉपर जिस तरीके से वो सिस्टम यूज होनी चाहिए वैसे ही यूज हो पा रही है, नहीं है, ऑल दोज थिंग्स। देन ही डिफाइंस द सिस्टम सिक्योरिटी एंड कंट्रोल प्रोसीजर्स, ताकि आपकी सिस्टम रोबस्ट रहे, सिक्योर्ड रहे, और किस तरीके से कौन से कंस्ट्रेंट्स के साथ वो काम करेगी, ये सारा सिस्टम एनालिस्ट वर्क करता है। देन सिस्टम एनालिस्ट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप कन्वर्शन प्लान्स एंड जो भी जैसे आपका ब्लूप्रिंट है प्लान का, तो आपका जैसा प्लान होगा तो प्लान सैंक्शन करवाना कि हाँ हम इस तरीके का बिल्डिंग बनाएंगे, डॉट टाइप्स, और फाइनली हैंडओवर आपको जैसा आपने प्लान में बताया था एज इक्विवेलेंट वैसा ही डेवलप करवा के देना, विद दैट स्ट्रेंथ, रोबस्टनेस, दैट फंक्शनैलिटी, दैट यूजर फ्रेंडलीनेस, ये काम सिस्टम एनालिस्ट का होता है। ओके, नाउ अब सिस्टम एनालिस्ट को आप अलग अलग नाम से भी सुन सकते हो। जैसे ही कैन बी कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब दे असिस्ट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल पर्सनल, जो लोग चेंज चाह रहे हैं तो उस चेंज को क्रिएट करवाना या एग्जिस्टेंस में लाने के लिए दे प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल।
सेकेंड, उनको कन्फ्रंटर्स भी कहा जाता है। कन्फ्रंटर्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे चैलेंज द मैनेजर्स एंड सिस्टम यूजर्स। क्योंकि जो ट्रेडिशनल वे से काम करते हैं उनको नए सिस्टम पे वर्कआउट करना, एज इफ दैट वो जो रेजिस्टेंस होता है लोगों को कि चेंज नहीं करना है, उससे उनको मोटिवेट करना फॉर डिफाइनिंग देयर एंड रीचिंग द प्रॉब्लम सॉल्यूशंस. So that's why he's called as confronter. He analyze and resolve the problems. That's why he can be called as problem solver. उनको ना कुछ लोग डिटेक्टिव्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे सर्च द रीजंस व्हाई एग्जिस्टिंग सिस्टम इज नॉट सेटिस्फैक्टरी. They will, by observation, by fact finding methods, they will come to a analysis that what is the actual reason why that particular system is not that much workable, और जो यूजर है वो उससे क्यों satisfied नहीं है. He can be called as change agent क्योंकि they all initiate and implement the change in the existing system. Some call them as persuaders, architects, technicians. Technicians, why? Because they have the knowledge and skill in the area of all dimensions like designing, programming, data कैसे organize रहना चाहिए, telecommunications अगर कुछ है तो all those. They are imposers. अगर क्वालिटी काम करवा के लेना है तो they have to be very much straight. They have to be very much disciplined. So they are called as enforcers because they enforce standard and procedures wherever they are necessary to accomplish the changes. They are very good communicators because they explain computer capabilities to users. यूजर जो मैनुअल सिस्टम यूज कर रहा है, अगर उसको आप कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हो, तो हाउ दैट कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज गुड फॉर देम, he can communicate in a very good way. They are educators because they plan for user orientation and training of new system. Okay, now we will see the software system development life cycle. Some people say it is as सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. अभी यहाँ पे हम लोग एक सिस्टम के कंसर्न में बात कर रहे हैं, तो हम सिस्टम के रिलेटेड बात करेंगे. सो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज. जैसे इमेजिन करो एक कोई भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल स्क्रैच से क्रिएट होता है, अपडेट होता है, बड़ा होता है, और जैसे जैसे नीड आती है ना, अकॉर्डिंगली वो अपने आप को रेगुलरली अपडेट करता है. और अगर लगता है कि अब यहाँ से ये चीज यूज ही नहीं होने वाली, अब चली गई, तो देन इट इज डिस्कार्डेड. जैसे फूड का ले लो आप रॉ, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मेकिंग पिज्जा, तो आप क्या करते हो, बेस, रॉ से बेस क्रिएट किया, उसके ऊपर सारा पूरा नया फ्रेश सिस्टम क्रिएट किया. देन समबडी आस्क फॉर, नहीं मुझे ना चीज बस पिज्जा खाना था, तो देन यू ऐड सम चीज और मेक सम मॉडिफिकेशंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर, और फिर उसको फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो. इफ यूजर इज सेटिस्फाइड, ओके, बट उसने आज डिलीवर किए हुआ उसको और कितने समय तक के वो यूज कर सकता है, खा सकता है. अगर लेफ्ट ओवर हो गया तो नेक्स्ट डे उसको कुछ रीवर्क करके कर सकता है क्या, सो दैट इट कैन बी रीयूज समवेयर. तो ये सारी चीजें जैसे हम लोग एक रूटीन में देखते हैं, वैसे ही हम सिस्टम के रिलेटेड देखेंगे. ठीक है. सो द एनालिस्ट मस्ट प्रोग्रेस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर in a proper way so that every key question is answered, and answering that key question will give a required result for each stage. तो अभी ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस क्या क्या है? So there are 6 phases.
वन इज इनिशियल इन्वेस्टिगेशन फेज, जिसको रिकॉग्निशन ऑफ नीड भी कहते हैं. नेक्स्ट है फिजिबिलिटी फेज, एनालिसिस फेज, डिजाइन फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज एंड मेंटेनेंस फेज. ओके, सो अब इसमें रिकॉग्निशन ऑफ नीड, फिजिबिलिटी, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, समवेयर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस फेज, ये कंटिन्यूएशन में सर्कुलर फॉर्म में चलता रहता है. आप कोई भी सिस्टम पे वर्कआउट करिए, ये सारा नोइंगली अननोइंगली आप भी करते हो, राइट? तो अभी हम एक कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये सारी चीजें स्टेप वाइज कैसे चलती है वो हम लोग देखेंगे. सो इन द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन फेज में क्या होता है? जैसे एक आर्किटेक्ट के पास आप आपका प्लॉट का साइज लेके जाते हो और बोलते हो कि मुझे इस पे एक 2 स्टोरीड, 3 स्टोरीड या सिंगल स्टोरीड बंगलो जो भी बनाना है वो बना के दो, राइट? तो उसमें वो पूछते कुछ तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा, क्या क्या एक्सपेक्टेड है, कितने लोगों के लिए चाहिए, कितने कमरे चाहिए, हॉल की साइज क्या चाहिए, पार्किंग एरिया कितना चाहिए, गार्डन चाहिए क्या, सेकेंड स्टोरी पे क्या चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे क्या क्या एक्सपेक्टेड है, ऑल दोज थिंग्स ही विल आस्क, राइट? सो ये कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन फेज. इन दिस फेज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इज डन, क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या इश्यूज है. प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन फेज में आपको नीड समझ में आती है कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या चाहिए, एक्चुअल में क्या रिक्वायर्ड है. The initial investigation helps to determine whether an alternative system can solve the problem. टोटली अलग सिस्टम देना है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लो तो न्यू सिस्टम कैन बी स्किप्ड ऑफ, और जो एग्जिस्टिंग है वही चल सकता है. जैसे हल्का सा अपडेशन कर दो तो यू विल हैव अ न्यू फ्लेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम दैट इज सेटिस्फाइंग द यूजर्स करंट नीड, या टोटली उसको डिस्कार्ड करके न्यू सिस्टम बनाना है. ये भी आपको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन फेज में समझ में आता है. देन ड्यूरिंग इनिशियल इन्वेस्टिगेशन फेज, जैसे ये भी देखा जाता है कि कहाँ कहाँ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क तो नहीं हो रहा, जिसके वजह से शायद हो सकता है सिस्टम सेटिस्फाइड नहीं हो, तो वो भी देखा जाता है. सो दैट जो रिक्वायर्ड नहीं है उनको, जो प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड नहीं है उनको नोट आउट किया जाता है सो दैट दे कैन बी डिस्कार्डेड. नेक्स्ट है फिजिबिलिटी फेज. अभी इमेजिन करो आप लोग ट्रिप पे जा रहे हो, ठीक है? तो ट्रिप पे जाने के समय आप क्या करोगे? सबसे पहले कहाँ जाना है, कितने लोगों को जाना है, क्या बजट होगा, क्या रूट होगा, क्या मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, वहां पे क्या क्या स्पॉट्स देखोगे, लेके जाने के लिए बस कौन सी है, क्या है, ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, सो दैट कम्स इन योर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन फेज. देन यू से कि आपके पास पॉकेट में पैसा कितना है, अकॉर्डिंगली उतने पैसे में आप जहां जाना चाह रहे हो वो दोनों चीजें, पर्पस सॉल्व होता है नहीं होता है, पैसे कम है ज्यादा है, ऑल दोज थिंग्स, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ऑल दोज थिंग्स आर एनालाइज्ड इन फिजिबल फेज. जो हमारा रिकग्निशन ऑफ नीड फेज था उसके रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि हम डिटेल्ड फिजिबिलिटी स्टडी करें नहीं करें, क्या क्रिएट होना चाहिए. तो फिजिबिलिटी में क्या क्या टेस्ट होता है कि सिस्टम प्रपोजल जो आया है उसमें वर्केबिलिटी कितना है, क्या ये जो अपडेशंस आएंगे विल दे सेटिस्फाई द यूजर नीड्स, आर दे यूजिंग द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस. आप सपोज बस बुक कर रहे हो ट्रिप में जाने के लिए, आप लोग 12 ही लोग हो रहे हो और जाने वाले 25 लोग हैं, और 25 सीटर गाड़ी करी है और आप जाने वाले 12 ही लोग हो रहे हो, तो इट इज वेस्ट ऑफ रिसोर्स. तो आप क्या करोगे उस समय? थोड़ा छोटा वाला ट्रेवल सिस्टम कोई हो सकता है क्या, वो देखोगे. सो फिजिबिलिटी फेज में वो चीजें वर्कआउट होती है. देन द इंफॉर्मेशन गैदर्ड ड्यूरिंग द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन फेज
उसका प्रिलिमिनरी एनालिसिस होता है कि रियली विद दीज प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन क्या यूजर की नीड सेटिस्फाई हो रही है, जो रिक्वायर्ड है वो बराबर अचीव हो रहा है. And this information allows any of the organization who is going under development of that system, they will decide whether they should continue with the project, they should go for development of that project, or should not continue it. Okay, so is it feasible to implement the system or not? तो ये सारे decisions आप feasibility phase के analysis पे करते हो. देन नेक्स्ट इज एनालिसिस फेज. अब एनालिसिस फेज में क्या होता है, इसमें ना डिटेल्ड प्रपोजल क्रिएट किया जाता है कि कौन कौन से सिस्टम्स में क्या क्या फंक्शनैलिटीज किस तरीके से परफॉर्म होंगी. उसका एक आउटलाइन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें इनपुट क्या रहेगा, कौन क्या इनपुट देगा, उसका क्या प्रोसेसिंग होगा, क्या आउटपुट होगा, कौन सा मॉड्यूल किस तरीके से डेवलप होगा, कौन सा मॉड्यूल किसके साथ कैसा लिंक्ड होगा. all the details are taken care of in analysis phase. It gives the idea about the operations to be performed to produce desired output. तो ऐसे डॉक्यूमेंट को फंक्शनल स्पेसिफिकेशन भी कहा जाता है. अब इसमें से हमको समझ में आता है कि इस एनालिसिस में हमने सिस्टम डेवलप करना कि नहीं करना ये तो समझ में आ गया, बट कॉस्ट वाइज कितना ये बेनिफिट देगा वो भी यहाँ पे एनालाइज होता है. और वो एनालिसिस करने के लिए अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम्स है, डिसीजन ट्रीज है, डिसीजन टेबल्स है, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश है, और भी बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो यहाँ पे यूज होते हैं. और जैसे ही एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है, नाउ एनालिस्ट गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अब क्या किया जाना चाहिए. Okay, so in the initial phase you have seen requirements are gathered. Okay, in the feasibility क्या ये सिस्टम डेवलप करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो देख लिया कि ये कितना फिजिबल है हमको वो सिस्टम डेवलप करने के लिए. अब एनालिसिस फेज में हम पूरा डिटेल्ड में वर्कआउट करते हैं कि अगर हमने ये कंपोनेंट्स डेवलप किए हमको कॉस्ट कितना लगेगा, क्या इनपुट रहेगा, क्या आउटपुट रहेगा, वेदर इट इज वर्केबल, किस तरीके से वर्केबल है. नाउ अब जो ऑन पेपर सिस्टम है उसको मॉडलाइज करने का ये फेज हेल्प करता है. नाउ वी गो फॉर डिजाइन फेज. अभी कंसेप्चुअली हम लोग क्लियर हो गए हैं कि यस वी आर गोइंग टू डेवलप अ सिस्टम विद सो एंड सो फंक्शनैलिटीज विद अंडर सो एंड सो रिक्वायरमेंट्स. अब डिजाइन फेज में क्या आएगा, आपको जो सिस्टम बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है उसको यूजर फ्रेंडली रिफ्लेक्ट करवाना. एक आर्किटेक्ट के लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है कि एक प्लेन प्लॉट के ऊपर उसको एक बंगलो क्रिएट करना जिसमें सारा यूजर अपने आप को एक सेटिस्फाइड फील करे, यूजर फंक्शनल फील करे, उसके मनी का बेस्ट रिवॉर्ड उसको मिल रहा है ऐसा वाला फीलिंग है, उसको कहीं पे भी ये नहीं लग रहा कि उसका पैसा वेस्ट हो रहा है, प्लस उसका जो बंगलो का स्ट्रेंथ है, सिक्योरिटी है, वो पूरा मेंटेन हो रहा है. तो दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द आर्किटेक्ट. ओके, तो वैसे ही सिस्टम एनालिस्ट के लिए ये डिजाइन फेज बहुत बहुत चैलेंजिंग रहता है. प्लस जिन लोगों का डिजाइनिंग बहुत अच्छा है, जिनका क्रिएटिव माइंड बहुत अच्छा है, उनके लिए यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है. So the most creative and challenging phase of the system life cycle is system design या design phase, जिसमें फाइनली वो सिस्टम कैसे दिखेगा उसका डिजाइनिंग क्रिएट होता है. अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर है, उसका एनालिसिस क्लियर हुआ है और डिजाइन वालों ने एग्जैक्टली वो रिक्वायरमेंट्स और एनालिसिस को प्रॉपर समझ के वो सिस्टम डिजाइन किया है,
तो they can go for good coding and the look. So here the system analyst prepares the blueprint of the system कि जिसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या मॉडल्स रहेंगे, क्या क्या वर्क अल्गोरिदम्स रहेंगे, कौन से डेटाबेसेस यूज होंगे, ये सारा यहाँ पे डिजाइन होता है. एज वेल एज हार्डवेयर कॉस्ट, कंपैटिबिलिटी, कुछ परफॉर्मेंस कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए क्या, वो सारा यहाँ पे स्पेसिफाई होता है. प्लस कुछ कंस्ट्रेंट्स है क्या, कुछ वैलिडेशंस है क्या. यूजर हर चीज नहीं बोलेगा, बट उसका अनसेड एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि इस सिस्टम में ये चीजें चाहिए. तो क्या वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टाइम पे नोटिस की है क्या, क्या वो एनालिसिस में वो रिक्वायरमेंट्स कंसिडर की है क्या, तो ये सारा डिजाइन में आएगा. सो क्या स्टैंडर्ड्स ऑफ टेस्टिंग होने चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसा रहेगा, सारी सारी चीजों का फॉर्मुलेशन यहाँ पे होता है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन फेज. अब इस इम्प्लीमेंटेशन फेज में यूजर कैसे उसको यूज करेगा, जो लोकेशन पे यानी जो सिस्टम डिजाइन होना है उसका रॉ मॉडल क्रिएट करना, जो फाइल्स चाहिए उनको रिक्वायर करना, जहाँ पे मैन्युअल सिस्टम चल रहा है उसको एनालाइज करते हुए, उसको रेगुलरली डिस्टर्ब ना करते हुए, उसको एनालाइज करते हुए उसके एक एक ब्लॉक को कन्वर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट पैटर्न या डिजिटल पैटर्न, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, वो सारा यहाँ पे वर्कआउट होता है. So when the system is linked to terminal or remote sites, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, टेस्टिंग हुआ है कि नहीं नेटवर्क का, नेटवर्क पे आपने ये सिस्टम डाला है तो वो सेफ है कि नहीं, सिक्योरिटी वाइज वेदर इट इज गुड, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो सारा यहाँ पे नोटिंग में नोट किया जाता है. सो ड्यूरिंग द फाइनल टेस्टिंग अभी अब यूजर एक्सेप्टेंस लेना पड़ता है कि यस द थिंग्स आर टेस्टेड, आपको जैसे चाहिए था वैसे ही सिस्टम डेवलप हुआ है. अब ये हो गई एक चीज. दूसरा, वेदर दैट यूजर इज रियली गेटिंग द सिस्टम, मतलब ही शुड बी यूजिंग द सिस्टम, तो उसको उतना ट्रेनिंग प्रोवाइडेड है क्या, या उसको उतना नॉलेज है क्या कि वो सिस्टम कैसे यूज करना. रिक्वायरमेंट वाइज सिस्टम डेवलप हुआ कि नहीं हुआ वो चेक करना इज डिफरेंट थिंग, बट एक्चुअल में वो सिस्टम जब यूज कर रहा है तो वेदर ही इज इजीली यूजिंग दैट सिस्टम, तो उसके रिक्वायर्ड जो भी ट्रेनिंग है वो वहां पे प्रोवाइड करना, ये सारा चीज इम्प्लीमेंटेशन फेज में आता है. अब जब टेस्टिंग और ट्रेनिंग ओवर हो गया तो नाउ जैसे अभी आपका मैनुअल सिस्टम है, तो उस मैनुअल सिस्टम में से एक एक ब्लॉक को आप चेंज कर रहे हो, एक एक ब्लॉक को इम्प्लीमेंट कर रहे हो इन कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो आपका रूटीन भी नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, लोग ट्रेन और टेस्ट भी साथ में हो रहे हैं, एंड एज वेल एज दैट कंप्लीट वन वन ब्लॉक इज शिफ्टेड और कन्वर्टेड इनटू अ न्यू सिस्टम. तो यहाँ पे अलग अलग कन्वर्शन मेथड्स भी यूज होती है इम्प्लीमेंटेशन फेज में, तो वो भी हम डिटेल में देखेंगे. दे आर सम ऑफ द एग्जांपल्स लाइक कोल्ड टर्की मेथड, पैरेलल कन्वर्शन, पायलट मेथड, या मॉड्यूलर मेथड, या सिक्वेंशियल कन्वर्शन. नाउ आफ्टर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो दे आर हैंडल्ड इन पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन. लाइक आपको एक बार सिस्टम देने के बाद इज इट रियली सेटिस्फाइंग दैट ऑब्जेक्टिव्स, आपने बोला ये सिस्टम 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, या जो जो कंस्ट्रेंट्स के साथ चलेगी, वेदर इट इज रियली बीइंग वर्किंग फॉर दैट ड्यूरेशन, तो ये सारा चीज पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन में होता है. हियर द सिस्टम एनालिस्ट डिटरमाइंस हाउ वेल द सिस्टम फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव, जो रिक्वायरमेंट्स इनिशियल फेज में गैदर किए थे वो, विच वर डॉक्यूमेंटेड एंड वर्कड आउट. लास्ट आता है मेंटेनेंस फेज.
अब इस फेज में क्या होता है कि जितना आप जैसे अभी समझो आज बंगलो में जो रह रहा है 4-5 साल के बाद में दे ग्रो ओल्ड, तो आपने पहले से ही उनकी एज को ध्यान रखते हुए अगर मोबिलिटी में या स्टेप्स में या लिफ्ट वाइज जो भी उनके घर में चाहिए वो अगर आपने पहले से लगाया होगा, तो आने वाले 5-10 साल भी वो आपको आके बोलेंगे नहीं कि ना हम लोग उससे वर्कआउट नहीं कर सकते। सो मेंटेनेंस फेज में आपको अगर आपने बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का पहले से सोच रखा है, सारे रिस्क्स को पहले से एनालाइज करके रखा हुआ है, तो आपको मेंटेनेंस फेज में ना इट बिकम्स आपको चेंज होने वाले एनवायरनमेंट में ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते। बट अगर आपने अगर वर्कआउट नहीं किया है तो इन दिस फेज सिस्टम में बिकम लेस एफिनिशिएंट और फिर चेंज एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा और फिर अगेन यू विल हैव टू पुट मोर एफर्ट्स। सो इसीलिए जो डेवलपर या एनालिस्ट होते हैं दे टेक गुड केयर कि मेंटेनेंस में चीजें कम आए। They forecast many things and get the things done beforehand. Okay?